सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा उठने वाले एक प्रश्न, जिसका सवाल यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आंसर राइटिंग कैसे की जाए, उत्तर लेखन हम कैसे करें। अक्सर हमने देखा है कि विद्यार्थी लगातार कई वर्षों से मेहनत करते हैं, उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकल जाता है, परंतु कहीं ना कहीं वो मेंस में फेल हो जाते हैं या विफल हो जाते हैं या उन्हें आशा के अनुरूप नंबर नहीं मिल पाते। जबकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कम मेहनत की है लेकिन उनका मेंस निकल गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे मेंस की उत्तर शैली कैसी। सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस आप पढ़ेंगे, परंतु उस सिलेबस को आप व्यवस्थित रूप से परीक्षा में प्रस्तुत कर पाएँ। तो यह सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि वो तमाम विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जहन में बैठा लें कि हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमें इम्प्रोवाइज़ करनी है, जो हमारे लेखन कौशल को बढ़ाए, उन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कौशल या आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक जो सबसे ज़रूरी सवाल है वह यह होता है कि हमें कैसे लिखना है और क्या लिखना। हमने पूरा सिलेबस देखा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप सभी ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, परंतु उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ लिखें, ये बहुत सारे व्यक्तियों के मन में, दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ लिखें, हम क्या लिखें। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पर आपको लगातार वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेशन मुख्य परीक्षा में दे सकें। आपका प्रस्तुतिकरण इतना शानदार होना चाहिए कि चेक करने वाले को ये लगना चाहिए कि इस विद्यार्थी ने न केवल ज्ञान का प्रदर्शन किया है बल्कि अब ज्ञान के साथ साथ उसका प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित किया है। यह आपके व्यक्तित्व की उस पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है जो यह बताता है कि यह काम अच्छा तो करता है लेकिन व्यवस्थित रूप में भी करता है। मतलब अच्छा काम करना एक अलग विषय है, लेकिन उस अच्छे काम को व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करना और उसे संचालित करना ये एक अलग विषय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के दौरान हमें सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए, वो है क्या लिखना, कैसे लिखना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाए, किसी टॉपिक को लेकर क्या आंसर राइटिंग का तरीका होना चाहिए। अभी आप कुछ सुधार को समझें जो आपके मस्तिष्क में निरंतर होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है यहाँ पर कीवर्ड्स। सारे विद्यार्थियों को प्रश्न में पूछे गए कीवर्ड्स ध्यान में रखने होते हैं और उसके इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। यदि वहाँ विभिन्न पक्षों की बात की गई है, एक से अधिक पक्ष पूछे गए हैं, तो वो पक्ष भी आपको ध्यान में रखना होते हैं। ये तमाम बातें कहलाती हैं कीवर्ड्स, जिसके इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा कुछ और गया है, आप व्याख्या कुछ और कर रहे हैं, या हमने जो पढ़ा है हमने बस वही लिख दिया, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यह बात आपके मस्तिष्क में निरंतर घूमती रहनी चाहिए। चौथी बात यहाँ पर आती है प्रस्तुत कैसे किया जाए, प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगा कि हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कैसे सुधार करें। आंसर राइटिंग में जब आप उत्तर लिखते हैं आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नवाचार क्या दे सकते हैं, इनोवेशंस, अर्थात किसी उत्तर को नए तरीके से आप किस प्रकार लिख सकते हैं ताकि कम से कम शब्दों में वो समझ में आ जाए। यदि आपसे किसी प्रश्न में आलोचना या समीक्षा पूछी गई है तो ऐसे समय आपके नवाचार बहुत मायने रखते हैं।
आप किसी व्यक्ति को कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, किसी टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको निरंतर ध्यान में रखनी होती हैं। अगर उस प्रश्न में वर्तमान समय से जुड़ी हुई कोई समस्या का उल्लेख किया गया है तो उसकी प्रासंगिकता भी आपको ध्यान में रखनी है, अर्थात अपने टॉपिक को वर्तमान समय में यदि उससे रिलेटेड कोई बात है उससे जोड़कर लिखने का या देखने का प्रयास भी करें। दूसरे नंबर पर आता है टू द पॉइंट आंसर। अपने आंसर को बिल्कुल टू द पॉइंट रखें। टू द पॉइंट करने से सबसे बड़ी जो आपकी सहायता होती है वह यह होती है कि आप कम शब्दों में अच्छा आंसर लिख लेते हैं। दूसरी बात, आपके प्रश्न को पढ़ने पर फालतू के बातों का उल्लेख नहीं मिलता। टू द पॉइंट आपने लिखा है, जो पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द आपने लिखा है। अनावश्यक बातें लिखेंगे, समय बर्बाद होगा, नंबर भी कटेंगे। तो आप जब घर पे तैयारी करें तो अपनी कॉपी में हर टॉपिक के कीवर्ड्स तैयार करें, उस कीवर्ड्स को टू द पॉइंट करें कि भैया पहले इंट्रोडक्शन लिखना है या पहले क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंक्लूज़न वाली बात आपने पहले लिख दी, इंट्रोडक्शन लास्ट में लिख रहे हैं। भूमिका क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, वो संदर्भ भी आपको लिखना है, वो तमाम बातें ये सब आपको पता होती हैं। आपने पढ़ाई अच्छे से की, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते और इन्हीं कमियों के चलते हुए हम पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि किसानों की समस्याओं के बारे में लिखिए, तो आपको टू द पॉइंट 1 2 3 4 करके किसानों की समस्याओं को लिखना है। वहाँ पर ये नहीं लिखिए आप कि हमारे देश का किसान बहुत परेशान है, वो जूझ रहा है, वो समस्याओं से ग्रस्त है, आत्महत्या कर दिया, अनावश्यक शब्द है। आपसे केवल समस्या पूछा गया है, आप उनको समस्याओं को लिखिए। जैसे एमएसपी की समस्या है तो आप वो लिखिए, कृषि कानूनों को लेकर समस्या है तो आप वो लिखिए। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को टू द पॉइंट ले जा पाएंगे। यदि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पूछा है तो उसके धार्मिक जीवन को लिखिए। वहाँ आप सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन या अर्थव्यवस्था को उल्लेख मत करिए। ये परिधि आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी, यह व्यवस्था अपने दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। इसी क्रम में तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है भाषा शैली और शब्द सीमा। शब्द सीमा के अंतर्गत होने चाहिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है तो उन्होंने अगर आपको आंसर शीट में स्पेस दिया है तो वो शब्द आपको उतनी लिमिट में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए आंसर कंप्लीट करना। अगर अति लघु उत्तरीय है तो वहाँ पर आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, उसको कंप्लीट करना है। तो वो कम से कम शब्द कौन से होने चाहिए, वही शब्द उस टॉपिक के क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स। भाषा शैली एक अच्छी स्वरूप वाली होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में आपने लिख लिया। याद रखें इस बात को, जिस भाषा को आप साहित्यिक समझते हैं वो वहाँ पर कॉपी चेक करने वाले सर के लिए एक नॉर्मल भाषा होती है, क्योंकि चेक करने वाले जो सर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो निरंतर कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आपके लिए जो साहित्यिक भाषा है वो उनके लिए आम भाषा बन चुकी है। वो एक तथ्य आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हम अपनी भाषा शैली को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अन्य बात आती है यहाँ पर, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसमें एक ही शब्द में उसकी अच्छी व्याख्या निकल आए, आपको अलग अलग तोड़ कर ना लिखना पड़े, सेंटेंस बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कम शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द का प्रयोग करें। यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है हैंड राइटिंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ लिए, डेमो इंटरव्यूज़ लिए। उनके जब बायोडेटा फॉर्म देखे तो मुझे एक कॉमन सी बात समझ में आती है कि इन सारे विद्यार्थियों में एक कॉमन बात थी, सबकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। आपको लगता होगा कि सर ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है। हैंड राइटिंग इतना बड़ा मैटर होता है कि आपके मेंस में अपने आप नंबर बढ़ जाते हैं। हर क्वेश्चन में आप दूसरे विद्यार्थी से 1-2 नंबर ज़्यादा गेन करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे उत्तर लेखन में आप 150 नंबर 100 नंबर ज़्यादा आपको मिला, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, आपने अच्छे से लिखा, साफ सफाई का ध्यान रखा, वर्तनी का ध्यान रखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की।
हम लोग पढ़ते जाते हैं, विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करते। आंसर राइटिंग में लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है आपकी खुद की हैंड राइटिंग, जो बचपन से सुधारने पर जोर दिया जाता है। आंसर अच्छा लिखना है वो तो ज़रूरी है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो उसको सुधारें। याद रखिए, उसी मुख्य परीक्षा में कोई बच्चा डिप्टी कलेक्टर बनेगा, उसी मुख्य परीक्षा में कोई तहसीलदार बनेगा, उसी में कोई आपका निरीक्षक बनेगा, परंतु वास्तविक रूप से एक तहसीलदार को एक डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचने में हो सकता है 15 साल भी लग जाए या 20 साल भी लग जाए, जबकि उस परीक्षा में वो 50 नंबर ज़्यादा लाकर तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। इस बात को अपने ध्यान में रखें, जिसमें आपका महत्वपूर्ण रोल होगा हैंड राइटिंग का। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको अभी से सुधारने का प्रयास करें, अच्छे शब्द लिखें, अच्छे अक्षर लिखें, निरंतर उसका अभ्यास करें। मैं अपने विद्यार्थियों को अक्सर ये बोलता हूँ कि मैं डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ। उसका उद्देश्य आंसर का कंटेंट वो तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ हैंड राइटिंग सुधार। इन बातों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा वेटेज होता है, ये आप ध्यान में रखें। आपको अगर संदेह हो, कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि हमारा मेंस में सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुकता है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए आप एक बार अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो फिर अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करें। तो हैंड राइटिंग एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, पहली प्राथमिकता है। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर विद्यार्थी ये डाउट में आ जाते हैं कि सर हम क्या करें। कोई प्रश्न आ जाता है, हमको उसको ध्यान से पढ़ना होता है। हमने प्रश्न ध्यान से पढ़ा, उस प्रश्न को ध्यान पढ़ते ही दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक प्राथमिकता बना लें। जो सारी बातें उसके कीवर्ड से रिलेटेड हैं और जो पूछा गया है वो आप बताइए, उसको फ्रेम करें, प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखें। ये ना हो कि आप भावनाओं में बहकर कुछ अलग लाइनें लिख गए या कुछ ज़्यादा लिख गए या अननेसेसरी बातें लिख गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अनावश्यक बातें बिल्कुल ना लिखें, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चित्र, डायग्राम, फ्लो चार्ट जहाँ पर संभव हो बना सकते हैं। अब अति लघु उत्तरी में 3 नंबर 5 नंबर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, परंतु जो 11 नंबर की या जो किसी भी सर्विस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, वहाँ पर आपके पास स्कोप होता है। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से बातों को समझा सकते हैं। एटलीस्ट उससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि आपको नॉलेज है, आपने ये बातें सुनी हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए परीक्षा में आपके पास होनी चाहिए क्या? स्पीड। आपकी राइटिंग स्पीड आपको मेंटेन करनी है। आपको अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग तो सुधारनी है, साथ में स्पीड, क्योंकि स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाएगा तो ऑलरेडी आप उतने नंबरों के नुकसान में चले जाते हैं। तो उत्तर लेखन कौशल, आंसर राइटिंग की एक कला आपको सृजित करनी है, आपको अपने मस्तिष्क में बनानी है, जो किस आधार पर होगी? इन तमाम बातों पर। ये तमाम बातों को अपने अंदर अभी से रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक आप लिखते हैं, उस टॉपिक के कीवर्ड्स को भी साइड में लिखते चलें, ताकि रिवाइज करते समय वह कीवर्ड्स आपके सामने हो। अगर आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो शिक्षाओं की जो कीवर्ड्स हैं, जो बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक है, अन्य अनेक ग्रंथ जो मिले, उनको लाइन से लिख के रखिए और उन पर चर्चा करिए, उन पर 1-2 लाइन अपना आंसर लिखिए। आप पाएंगे कि कैसे हम अपने आंसर को बेहतर बना पा रहे हैं। ईजिली, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। आपको हर इस बिंदु को ध्यान में रखना है और अपने आंसर को वैसा फ्रेम करना है। जैसे ही फ्रेम करते हैं आपका आंसर तैयार हो जाता है। यह फ्रेमिंग कैसे की जाती है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। चलिए, तो गौर से देखिएगा।